जय हिंद दोस्तों, परिश्रम क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग इस समय संधियां पढ़ रहे हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल जो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, उसी की अगली कड़ी। लेकिन आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भले ही क्लासेस चलाई जा रही हों, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप केवल उसी पर्पज से पढ़ें। अगर आपको संधि पढ़नी है तो एग्जाम चाहे जो भी हो, संधियां वही होती हैं। तो आप ये माइंड सेट करके कतई न पढ़िएगा ये केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। अर्थात अभी आपका आने वाला पीटी एग्जाम, उसमें भी संधि टॉपिक दिया है, तो आप उसको भी दृष्टिगत रखते हुए इसको पढ़ सकते हैं। या आने वाले जो भी आपके एग्जाम हैं या जो भी आप आगे चल करके परीक्षा देंगे, उन सब में संधियां आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, महत्वपूर्ण भाग रहता है, और ये आपको पढ़ना रहता है। आपसे बात हमने की थी, थोड़ा रिवीजन करते हैं और उसके बाद चलते हैं। आपको चूंकि पिछली क्लास से जोड़ना और आगे तक जोड़े रहना, ये एक टीचर का बहुत अच्छा कर्तव्य होता है। इसलिए मैं उसी कर्तव्य की प्रपूर्ति के लिए थोड़ा रिवीजन करते हैं और उसके बाद अगली क्लास पर चलते हैं। आपको हमने बताया था कि संधि क्या है। तो संधि होती है शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया, जिसमें दो अर्थपूर्ण शब्द जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। आपने कहा ठीक है, ये हमको पता चल गया। फिर हमने कहा कि जो शब्द जुड़ते हैं उसमें भाग कौन लेता है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण भाग लेते हैं, वही विकार उत्पन्न करते हैं और वही संधि को जन्म देते हैं। आपने कहा सर आप ये भी बता चुके हैं। फिर हमने कहा कि उन्हीं संधियों को टोटल 6 भागों में बांट करके 3 प्रकारों में बांटा जाता है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो हमने बताया आपको, एक संधि का प्रकार है स्वर संधि, दूसरी संधि का प्रकार है व्यंजन संधि और तीसरी संधि का प्रकार है विसर्ग संधि। आपने कहा ये 3 प्रकार भी हम जानते हैं। फिर हमने आपको बताया कि जो स्वर संधि है उसको टोटल 5 भागों में डिवाइड किया गया है, और वो 5 भागों में से पहला भाग है दीर्घ स्वर संधि, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि, जिसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। आज ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि से जोड़ने के लिए आपको जो इससे पहले हमने 2 संधियां पढ़ ली हैं, एक तो दीर्घ स्वर संधि और दूसरी गुण स्वर संधि, उससे थोड़ा को रिलेट करते हैं और फिर बढ़ते हैं वृद्धि संधि। चलिए देखते हैं। देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो संधि थी दीर्घ संधि। कौन सी संधि थी? वो संधि थी दीर्घ संधि। हालांकि इसके बीच में एक शब्द जुड़ा होता है, जिस शब्द का नाम क्या होता है? स्वर। आपको पता है कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो दीर्घ आ या दीर्घ ई और या तो दीर्घ उ और या तो री भी आते हैं। इसके पश्चात परिवर्तन के पश्चात ये आते क्यों हैं, इस पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। देखिए समझिए, हमने कहा कि स्वर हैं कितने, तो आपने उत्तर दिया कि स्वरों की संख्या है कितनी? 11। हमने कहा कौन कौन से हैं? आपने कहा आ, इसके अलावा दीर्घ आ, इसके अलावा ई, उसके बाद दीर्घ ई, उसके बाद उ, उसके बाद दीर्घ उ, उसके बाद री, उसके बाद ए और उसके बाद ए और उसके बाद ओ, और सबसे अंतिम स्वर जो आता है वो आपका आता है कौन? अ। आपने बताया कि 11 स्वर हो गए। हमने कहा कि अगर हम इन्हीं को फिर से 3 भागों में डिवाइड कर दें, एक भाग कह दें कि एक है आ और दीर्घ आ, दूसरा भाग यहां से डिवाइड कर दें और दूसरे भाग में है ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ और री, और तीसरे भाग में है ए, ओ, औ। ये भाग क्यों बता रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाए। हमने कहा कि अगर ये खुद आपस में जुड़ते हैं तो ये निर्माण करते हैं किसका? इन दीर्घ वाले वर्णों का। यदि आ या आ का योग आ या आ से हुआ था तो दीर्घ आ में परिवर्तन हुआ था। अगर ये खुद जुड़े थे तो दीर्घ ए में परिवर्तित हुए थे, और इसी प्रकार ये खुद भी अगर जुड़ते हैं तो दीर्घ ई में परिवर्तित होते हैं। आपने कहा ठीक, ये तो आप बता चुके हैं। हमने कहा अगर अब इस लाइन के इधर वाले दोनों वर्ण इस लाइन के उधर वाले किसी वर्ण से जुड़ जाएं, आ या आ का योग ई या ई से हो जाए, तो आपको पता है ये परिवर्तन किसमें कर देते हैं? ए में। अगर यही आ या आ
ई या ऊ से नहीं बल्कि ऊ या ऊ से जुड़ जाएं तो यही परिवर्तन कर देते हैं किसमें, ओ में। आपने कहा ठीक। हमने कहा यही आ और आ अगर री से जुड़ जाएं तो परिवर्तन कर देते हैं किसमें, अर में। आपने कहा कि ये तो आप बता चुके हैं और ये संधि कहलाती है कौन, ये संधि कहलाती है गुण संधि। अब समझिए आप ध्यान से, हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि अगर हम इसको एक खंड मान लें तो पहला वाला खंड जब दूसरे वाले खंड से किसी भी स्वर से जुड़ता है तो वो गुण संधि का निर्माण करता है। और आज की संधि में चूंकि पहला वाला खंड दूसरे वाले खंड से जुड़ चुका है, इसीलिए अब पहला वाला खंड इस वाले खंड से जुड़ेगा। खंड का नाम होगा तीसरा। अर्थात इसी की परिभाषा को अगर अब हम आपको बताएं तो ऊपर को हम थोड़ा इरेज करते हैं ताकि आपको थोड़ी परिभाषा बता पाएं, और वो परिभाषा बताने के लिए ये रिलेट करवाना आपको आवश्यक था, इसीलिए हमने आपको लिख करके बताया। समझिए, पहले खंड का योग दूसरे खंड से हो चुका तो संधि हुई गुण संधि। क्यों? क्योंकि निर्माण हुआ ए ओ अर का। अब यदि आ या आ का योग अर्थात प्रथम खंड का योग तीसरे खंड अर्थात ए ऐ ओ औ से होगा तो अगर ए ऐ से योग होगा तो ये परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ऐ में हो जाएगा। और अगर ओ औ से होगा तो ये परिवर्तन सदैव किसमें हो जाएगा, औ में हो जाएगा। और चूंकि वर्णमाला में हमने आपको पढ़ाया है कि इन वर्णों को कहते क्या हैं, वर्णों को कहते हैं वृद्धि स्वर, इसलिए ये संधि क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी वृद्धि स्वर संधि। देखिए इसी को पारिभाषिक रूप में हम कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं कि यदि आ या तो दीर्घ आ का योग या तो ए से हो जाए और या तो ऐ से हो जाए, अथवा इसी आ और आ का योग या तो ओ से हो जाए और या तो औ से हो जाए। अगर ये योग ऐसा होता है तो फिर आ और ए का योग परिवर्तन सदैव किसमें हो जाएगा, ऐ में हो जाएगा। ओ और औ का योग सदैव ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, औ में हो जाएगा। और चूंकि इन दोनों स्वरों को कहते ही क्या हैं, वृद्धि स्वर, इसलिए ये प्रक्रिया कहलाएगी वृद्धि स्वर संधि। आपने कहा सर आपने बताया कि अगर पहले पक्ष का योग तीसरे पक्ष अर्थात ए ऐ ओ औ से हो जाए तो परिवर्तन या तो ऐ में होगा या तो औ में होगा और वो संधि कहलाएगी वृद्धि स्वर संधि। ट्रिक रूप में आपको लोग बताते हैं, क्या बताते हैं कि चूंकि इनकी मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, इसमें एक मात्रा और इसमें दो मात्रा, अगर इनका योग होता है तो सदैव दो मात्राओं में परिवर्तन हो जाता है। इसमें एक मात्रा इसमें दो मात्रा, अगर इसका योग आ से हो जाता है तो इसका परिवर्तन दो मात्राओं में हो जाता है, और मात्राओं में बढ़ोतरी का मतलब है वृद्धि, इसीलिए इसका नाम क्या है, वृद्धि स्वर संधि। अब जैसा कि आपको पता है कि वृद्धि स्वर संधि में आपकी 7 कंडीशनें ऊपर लगी हुई हैं कि इस प्रकार से ही स्वरों का योग हो सकता है। अगर स्वरों का योग इसी प्रकार से हो सकता है तो आपको पता है कि किसरे प्रकार से अन्य स्वर जुड़ सकते हैं। हम अब उसी पर चर्चा करेंगे। जैसे आपको पता है कि जैसे आ या आ का योग अगर ए या ऐ से हुआ तो टोटल इसमें कितनी कंडीशनें हो सकती हैं, कंडीशन हो सकती है 4। वो 4 कौन कौन सी, या तो आ का योग किससे हो सकता है, ए से हो सकता है, या तो दीर्घ आ का योग किससे हो सकता है, ए से हो सकता है, या तो छोटा आ का योग किससे हो सकता है, ऐ से हो सकता है, या तो दीर्घ आ का योग किससे हो सकता है, तो हमने कहा ऐ से हो सकता है। ये टोटल कंडीशनें कितनी हो सकती हैं, 4। जैसे 4 कंडीशनें यहां होती हैं वैसे ही 4 कंडीशनें यहां भी होती हैं, और इन 4 कंडीशनों को अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि या तो आ का योग किससे हो जाएगा, ऊ से हो जाएगा, या तो दीर्घ आ का योग किससे हो जाएगा, ऊ से हो जाएगा, या तो दीर्घ आ का योग किससे हो जाएगा, ओ से हो जाएगा, या तो दीर्घ ये कहा हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ, या तो दीर्घ आ का योग किससे हो जाएगा, औ से हो जाएगा, वो गलती से लिख गया था, और या तो दीर्घ ह्रस्व आ का योग किससे हो जाएगा, वृद्धि वाले औ से
हो जाएगा। यानी कि टोटल 4 कंडीशनें इसमें हो सकती हैं और टोटल 4 कंडीशनें इसमें भी हो सकती हैं जो कि वृद्धि स्वर संधि को दर्शाएंगे। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। जैसे जैसे पहली कंडीशन हो सकती है आ का योग किससे हुआ हो, आ का योग हुआ हो किससे, ए से या ओ से। जैसे अगर आ का योग ए से हुआ तो ये परिवर्तन सदैव होगा किसमें, अय में होगा। जैसे आपने देखा लिखा है एक, का के बाद कौन सा स्वर निकलेगा, तो स्वर निकलेगा छोटा आ। उसका योग द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण कौन सा है, ए है। और आपने देखा आ का योग अगर ए से होगा तो ये परिवर्तन सदैव किसमें होगा, अय में होगा। इससे पहले चूंकि यहां से स्वर निकल चुका है तो अब ये बचेगा क्या, ये बचेगा एक और का के नीचे हलंत। हलंत क्यों, क्योंकि स्वर निकल चुका है, इधर का भी स्वर ये निकल चुका है तो केवल बचा क्या, का बचा। अब आपको याद ये रखना है कि यदि ये मूल रूप में है तो मात्राएं एक होती है, लेकिन अगर यही मात्रा रूप में चला जाए तो मात्राएं कितनी होती हैं, 2 मात्राएं होती हैं। अर्थात ये जब इसके साथ मात्रा रूप में जुड़ेगा तो ये शब्द क्या बनाएगा, तो ये शब्द बनाएगा एक एक, अर्थात का के साथ मात्राएं कितनी जुड़ जाएंगी, 2 मात्राएं जुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि अ की मात्रा आपको पता है इस प्रकार से होती है। तो 1 + 1 शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा एक एक। अगला देखिए उदाहरण, अगला उदाहरण है आ प्लस अय का। जैसे शब्द लिखा है मत, में शब्द कौन सा निकलेगा, अंतिम वर्ण छोटा आ। उसका योग इसके पहले वर्ण अर्थात किससे हो जाएगा, अय से हो जाएगा। यदि आ का योग अय से होगा तो परिवर्तन सदैव किसमें होगा, अय में होगा। अब आपने देखा चूंकि इसके अंत से स्वर निकल चुका है तो फिर शब्द बचा क्या, शब्द बचा मत। और चूंकि ता के बाद स्वर निकल चुका है तो उसमें क्या रहेगा, हलंत। इधर का भी ये स्वर निकल चुका है तो केवल बचा आधा का और क्या बचा, या। अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा मात्रा रूप में और जो शब्द बनेगा वो शब्द बनेगा मतैक्य। शब्द क्या बनेगा, तो शब्द बनेगा मतैक्य। मत प्लस ऐक्य, शब्द क्या बनेगा, मतैक्य। थोड़ी ये भी समझ लेते हैं कि ऐक्य शब्द कैसे बना है। मूल शब्द जो होता है आपका वो होता है एक, और इस एक में जब प्रत्यय जुड़ता है कौन, या, तो यही मिल करके शब्द क्या बनाता है, शब्द बनाता है ऐक्य। वो भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला उदाहरण, शब्द है यथा प्लस एव। ये आपको शब्द याद रखने हैं क्योंकि ऐसे शब्द आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बाद वाला शब्द एव होगा या ऐव होगा, और आप क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहां से स्वर कौन सा निकलेगा, तो आपको पता है दीर्घ आ निकलेगा। इसका योग होगा किससे, इसके पहले वर्ण अर्थात ए से होगा, और आ का योग अगर ए से होगा तो ये परिवर्तन सदैव किस में करेगा, अय में करेगा। अब इससे पहले क्या बच जाएगा, शब्द बच जाएगा यथ, और यथ के नीचे हलंत। हलंत क्यों, क्योंकि स्वर निकल चुका है। उसके बाद इधर का स्वर तो निकल चुका, शब्द क्या बचा, शब्द बचा वाह। ये इसके साथ मात्रा रूप में जुड़ जाएगा और आपको पता है ये शब्द बन क्या जाएगा, ये शब्द बन जाएगा यथेव। शब्द क्या बन जाएगा, यथेव। अब देखिए जो जानकारी आपको पिछली वीडियो में भी हमने बताई थी वही यहां रिलेट करके देखो। हमने कहा कि जो परिवर्तन यहां आता है वो परिवर्तन पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ ही होता है। अर्थात अगर इन दोनों का परिवर्तन अय में हुआ है तो ये अय मात्रा जाएगी किसके ऊपर, तो जाएगी पहले शब्द के अंतिम वाले वर्ण के ऊपर। दूसरी जानकारी कि बाद वाले शब्द का पहले वाला स्वर चूंकि भाग ले चुका है प्रक्रिया में, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, अर्थात ये यहां से चला जाएगा। और वही होता है कि था के साथ मात्रा काहे की लग गई, ए की लग गई, और ये वाला स्वर क्या हो गया, लोप हो गया, और शब्द क्या बच गया, वाह। उसी ट्रिक को यहां अप्लाई करो और देखो अगला शब्द क्या होगा। जैसे हमने कहा शब्द लिखा है यमुना, उसके बाद लिखा है एक।
हमने कहा जब यहां से और यहां से निकलेगा दीर्घ आ, यहां से निकलेगा अ, दोनों मिलकर के परिवर्तन किसमें करेंगे, अ में। और यही अ की मात्रा किसके साथ लग जाएगी, ना के साथ। ये वाला स्वर क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, लोप। और अगर ये मात्रा इसके साथ लग जाएगी तो ये शब्द क्या बनेगा, तो ये शब्द बनेगा यमुनैक्य। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा यमुनैक्य। यमुना प्लस ऐक्य शब्द क्या बन जाएगा, यमुनैक्य। ठीक, आपने कहा कि ठीक है, अब देखते हैं क्या इन उदाहरणों पर भी वही बात लागू होगी। तो हमने कहा बिल्कुल लागू होगी, आप प्रयास करके देखिए। जैसे शब्द लिखा है उष्ण प्लस ओदन। ओदन का अर्थ क्या होता है, नम, और उष्ण का क्या अर्थ होता है, जो हीट के, गर्मी के कारण क्या हुई हो, नर्म हुई हो। जैसे यहां से स्वर निकलेगा, कौन सा स्वर निकलेगा, छोटा आ। हमने कहा यहां से स्वर निकला छोटा आ। यहां से स्वर कौन निकलेगा, यहां से स्वर निकलेगा ओ। फिर दोनों मिलकर के परिवर्तन किसमें करेंगे, परिवर्तन करेंगे औ। जो परिवर्तन यहां आएगा वही परिवर्तन पहले वाले शब्द के साथ मात्रा रूप में जुड़ जाएगा, अर्थात औ की मात्रा ड़ा के साथ लग जाएगी और ओ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और ये शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा उष्णोदन। शब्द क्या बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा उष्णोदन। उष्ण प्लस ओदन, शब्द क्या बनेगा, उष्णोदन। अगला शब्द है वन प्लस औषधि। यहां से स्वर निकलेगा हर्ष आ, यहां से स्वर निकलेगा औ। दोनों मिल करके परिवर्तन क्या करेंगे, औ में परिवर्तन करेंगे। और ये औ इस ना के साथ जुड़ करके जो शब्द बनाएगा वो शब्द क्या बनाएगा, वो शब्द बनाएगा वनौषधि। शब्द क्या बनाएगा, शब्द बनाएगा वनौषधि। वनौषधि क्यों, क्योंकि ये औ जो होगा ये पहले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ में परिवर्तन करेगा और इस औ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। आपने कहा कि थोड़ा कंफ्यूज है, आप अगले उदाहरण में फिर विस्तृत से बता दीजिए। हमने कहा आपको फिर से विस्तृत बताते हैं। जैसे गंगा के बाद में स्वर क्या निकलेगा, आपने कहा दीर्घ आ। हमने कहा ओद्य का पहला शब्द कौन सा है, तो आपने कहा ओ। हमने कहा जब दोनों मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, तो उत्तर आया, बनाएंगे क्या, औ। हमने कहा इस औ से पहले शब्द क्या बचा, तो आपने कहा शब्द बचा गंग और गा के नीचे हलंत। क्यों, क्योंकि स्वर पहले ही निकल चुका है। इधर शब्द क्या बचा, चूंकि स्वर निकल चुका है तो शब्द बचा दा और या। हमने कहा यही तो संधि है, ये औ इसके साथ मात्रा रूप में लग जाएगा और ये क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और यही मिल करके शब्द क्या बना देंगे, तो शब्द बना देंगे गंगोद्य। चाहे आप इसको ऐसे लिख दो और चाहे इसी शब्द को आप दूसरे ढंग से लिख सकते हो, आधा दा और या करके, दोनों ही क्या है, सही है। अगला शब्द देखिए, अगला उदाहरण है आपका, अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण है विद्या प्लस औचित्य। औचित्य की भी प्रवृत्ति समझ लीजिए। मूल शब्द क्या होता है, मूल शब्द होता है उचित। इसी उचित में जब प्रत्यय जुड़ता है या, तो शब्द क्या बनता है, शब्द बनता है औचित्य। अब इस औचित्य के आगे जब विद्या जुड़ता है तो यहां से स्वर निकलता है दीर्घ आ, यहां से स्वर निकलता है औ। दोनों मिलकर के परिवर्तन करते हैं किसमें, औ में, और यही औ की मात्रा द्या के साथ लग जाती है और औ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और इससे ही मिल करके शब्द क्या बनता है, शब्द बनता है विद्योचित्य। शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा विद्योचित्य। विद्या प्लस औचित्य, शब्द क्या बनेगा, विद्योचित्य। देखते हैं अगले उदाहरण। अगला उदाहरण है तत्र प्लस एव। देखिए यहां से स्वर निकलेगा आ, यहां से स्वर निकलेगा ए। दोनों मिल करके परिवर्तन किसमें करेंगे, आपने कहा अय में। हमने कहा इधर क्या बचा, तो बचा तत्र, लेकिन त्र के नीचे क्या, हलंत, क्योंकि स्वर निकल चुका है। इधर भी स्वर निकल चुका है तो शब्द क्या बचा, वा। ये ए इसके साथ मात्रा रूप में जुड़ेगा और उसके बाद जो शब्द बनेगा वो शब्द क्या बनेगा, तो शब्द बनेगा तत्रेव। तो तत्र प्लस एव, शब्द क्या बनेगा, तत्रेव। अगला उदाहरण है जैसे तथा प्लस एव।
यहां से शब्द निकलेगा या वर्ण निकलेगा दीर्घ आ। दीर्घ आ ही क्यों निकलेगा? क्योंकि था के साथ मात्रा का है कि है दीर्घ आ की। उसके बाद इधर स्वर आपने देखा कौन सा है? ए। और अगर आ का योग ए से हुआ तो परिवर्तन किसमें होगा? तो परिवर्तन होगा अय में। अगर अय में परिवर्तन हो गया तो इधर शब्द बचा क्या? शब्द बचा तथ। शब्द क्या बचा? तथ। और था के नीचे हलंत। इधर शब्द क्या बचा? चूंकि ए निकल चुका है तो शब्द क्या बचा? वा। ये ए इसी के साथ मात्रा रूप में लग जाएगा और मिल करके जो शब्द बनेगा वो शब्द क्या बनेगा? तथेव। तथा प्लस एव शब्द क्या बनेगा? तथेव। एक उदाहरण हमने आपके लिए छोड़ दिया है, ये आपको अपने अभ्यास के रूप में करना है। देखते हैं अगला उदाहरण। ये भी आपको करना है और अगर आपको कुछ दिक्कत लगे तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला उदाहरण है जो कि अच्छा उदाहरण है और फिर वही जानकारी कि ऐच्छिक शब्द का निर्माण किससे होता है? मूल शब्द होता है इच्छा, और इच्छा में शब्द एक प्रत्यय के रूप में जुड़ता है इक, और मिल करके शब्द क्या बन जाता है? शब्द बनता है ऐच्छिक। उसी ऐच्छिक में जब शब्द जुड़ता है स्व, तो यहां से स्वर निकलता है हश्व आ और यहां से स्वर निकलता है अय, और दोनों मिल करके परिवर्तन करते हैं किसमें? अय में। और जब अय में परिवर्तन हो गया तो इधर शब्द बचा श्व, लेकिन वा के नीचे हलंत। और इधर चूंकि अय भाग ले चुका है तो केवल शब्द बात जो बचा आपका वो बचा छिक, और ये इसके साथ मात्रा रूप में जुड़ जाएगा। जो शब्द बनेगा वो शब्द क्या बनेगा? तो शब्द बनेगा स्वैच्छिक। शब्द क्या बनेगा? तो शब्द बनेगा स्वैच्छिक। वैसे ही शब्द है कृष्ण प्लस ऐक्य। आपको पता है कि दोनों परिवर्तन किसमें करेंगे? अय में करेंगे, और यही अय की मात्रा पहले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ लग जानी है, अर्थात ये शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा कृष्णैक्य। शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा कृष्णैक्य। देखते हैं अगले उदाहरण। इससे पहले जो उदाहरण थे वो अलग अलग थे, यानी कि विग्रहित पद थे, उनको आपने संधिज किया। अब जो आपके सामने शब्द हैं वो संधिज हैं, उनको क्या करना है? उनको अलग अलग करना है। जैसे शब्द लिखा है दिनैक। आपको पता है संधि होगी कहां? जहां मात्रा या तो अय की होगी या तो मात्रा औ की होगी, वही संधि होगी। और संधि का नाम क्या होगा? वो संधि होगी वृद्धि संधि। आपने कहा मात्रा ना के साथ है, हमने कहा तो फिर शब्द यही से टूटेंगे, अर्थात एक शब्द इधर को जाएगा और एक शब्द इधर को जाएगा। इधर वाला जो शब्द होगा वो एक अर्थपूर्ण शब्द होगा, और जो इधर वाला शब्द होगा वो भी एक अर्थपूर्ण शब्द होगा। हमने कहा दिनेक को हमने दो भागों में टूटा। पहला शब्द दिन है, दूसरा शब्द एक है। यहां से आ निकलेगा, यहां से ए निकलेगा, परिवर्तन अय में कर देगा। यही अय परिवर्तन इस ना के साथ जुड़ जाएगा तो शब्द क्या बन जाएगा? दिनेक। अर्थात इसी का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? दिन प्लस एक। अब आप कहेंगे कि दिन प्लस एक ही क्यों होगा? क्योंकि दिन का दिना निरर्थक शब्द हो जाएगा और एक का एक निरर्थक शब्द हो जाएगा, इसीलिए केवल और केवल शब्द जो बनेगा वो शब्द क्या बनेगा? तो वो शब्द बनेगा दिन प्लस एक। अब देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है जैसे अगला उदाहरण ये करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारत का जो सोच है एक वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, वही शब्द है वसुधैव। संधि कहां होगी? जहां मात्रा होगी वृद्ध की, यानी कि एक शब्द इधर और दूसरा शब्द उधर। पहला शब्द क्या होगा? या तो वसुध होगा, यानी कि पहला का अंतिम वर्ण या तो आ हो सकता है या तो दीर्घ आ हो सकता है, अर्थात पहला शब्द या तो वसुध हो सकता है या तो वसुधा हो सकता है। आपको पता है चूंकि धरती या पृथ्वी का एक पर्यायवाची है वसुधा, तो शब्द सही क्या होगा? वसुधा। दूसरा, आपको पता है बाद वाला शब्द या तो ए हो सकता है या तो अय हो सकता है, तो वा के साथ सदैव ए आता है, तो इसलिए शब्द क्या होगा? एव। अर्थात वसुधा प्लस एव शब्द क्या बनेगा? वसुधैव। अगला उदाहरण है लोकैषणा।
संधि कहाँ होगी? जहां ए की मात्रा, हमने कहा पहला शब्द इधर, दूसरा शब्द इधर, अर्थात अगर हम पहला शब्द लिख दें लोक, क्यों? क्योंकि लोका शब्द होगा लेकिन दूसरे वाले शब्द के अर्थ के आधार पर पहला शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा शब्द क्या होगा? तो दूसरा शब्द होगा एषणा। दूसरा शब्द क्या होगा? एषणा। और एषणा का अर्थ क्या होता है? एषणा का अर्थ होता है इच्छा। ये वर्तनी में भी पूछा जाता है। तो लोक प्लस एषणा शब्द मिल करके क्या बनाएंगे? शब्द बनाएंगे लोकेषणा। एक उदाहरण फिर हमने आपके लिए छोड़ दिया, बाकी के उदाहरण आपके साथ करते हैं। जैसे शब्द लिखा है नयका, देखन मा छोटे लगे घाव करे गंभीर। जो आपके दो शब्दों के या दो वर्णों के उदाहरण होते हैं वो सदैव ही महत्वपूर्ण रहते हैं। इसका उदाहरण कहां से टूटेगा? एक तो यहां से, दूसरा उधर से। बाद वाला शब्द तो आपको पता चला क्या होगा? एका। पहला वाला शब्द क्या होगा? पहला वाला शब्द होगा ना, अर्थात ना प्लस एका। एका का अर्थ है एक जैसा रहने वाला और ना का अर्थ होता है नहीं। जो सदैव एक जैसा ना रहे वही शब्द क्या है? नयका। तो ना प्लस एका शब्द बनेगा नयका। और ये तो आपका जाना पहचाना शब्द है हितैषी, आपके परम मित्र के लिए। संधि यहां होगी, पहला शब्द इधर को टूटेगा, दूसरा शब्द उधर को, अर्थात पहला शब्द होगा हित और दूसरा चूंकि जानते हैं शब्द क्या है? एषणा, तो पहला दूसरा शब्द होगा एषी। तो पहला शब्द हित, दूसरा शब्द एषी मिल करके शब्द क्या बनाएंगे? शब्द बनाएंगे हितैषी। देखते हैं अगले उदाहरण। अगला उदाहरण ये चूंकि महत्वपूर्ण उदाहरण में शामिल है, उसके अलावा दो चार आपके सामने कुछ अपवाद भी लिखे हैं जिनकी प्रवृत्ति उनके जैसी ही रहती है, उन पर संधि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। पहले तो इसको देख लेते हैं। शब्द लिखा है प्रौद्योगिकी। हमने कहा संधि कहां होगी? जहां वृद्धि वाली मात्राएं होंगी। वृद्धि की मात्रा है कहां? प्रा के साथ, अर्थात पहला शब्द प्रा होगा तो दूसरा शब्द या तो ओ से चालू होगा या तो औ से चालू होगा। तो दोनों शब्द लिख देते हैं। या तो आपको पता है शब्द क्या होगा? औद्योगिक, और या तो बाद वाला शब्द क्या हो सकता है? औद्योगिक। या तो औद्योगिक या तो क्या हो सकता है? औद्योगिक। अब फिर वही शब्द निर्माण की प्रक्रिया। मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द होता है उद्योग, और उसमें एक प्रत्यय जुड़ता है कौन? इक। और जब उद्योग में इक प्रत्यय जुड़ता है तो इस उ या उ का परिवर्तन हो किस में जाता है? औ में हो जाता है। अर्थात इन दोनों में सही कौन होगा? तो सही होगा औद्योगिक। अर्थात इसका मतलब यह है कि इसके विच्छेद में औद्योगिक नहीं होगा बल्कि क्या होगा? औद्योगिक। तो प्रा प्लस औद्योगिक मिल करके शब्द क्या बनाएगा? शब्द बनाएगा प्रौद्योगिक। अब कुछ अपवादों पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये अपवाद भी कभी कभी आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे शब्द है शुद्ध प्लस ओदन, यहां से स्वर निकलेगा आ, यहां से स्वर निकलेगा ओ, और दोनों मिल करके परिवर्तन सामान्यतः किसमें करेंगे? औ में। लेकिन ये औ में परिवर्तित ना हो करके परिवर्तित होता किसमें है? ओ में। सामान्य रूप से ये परिवर्तन होना किसमें चाहिए? औ में, लेकिन परिवर्तित होता किसमें? ओ में। इसीलिए ये क्या है? इसीलिए ये अपवाद है। अर्थात जो शब्द बनता है वो शब्द बनता है शुद्धोदन। शब्द क्या बनता है? शुद्धोदन। और ये वर्तनी में भी पूछा जाता है। मात्रा दा और धा के साथ ओ की होती है, ना कि औ की। तो परिवर्तन ये होना चाहिए, होता इसमें है, इसीलिए ये क्या है? अपवाद है। अगला अपवाद शब्द है अक्ष प्लस ऊहिनी, यहां से स्वर निकलेगा छोटा आ, यहां से स्वर निकलेगा दीर्घ ऊ। आ और ऊ का योग अगर होगा तो परिवर्तन होना किसमें चाहिए? ओ में, चूंकि ये गुण संधि होती है, आप पढ़ भी चुके हैं। लेकिन ये भी ओ में ना परिवर्तित हो करके परिवर्तित हो किसमें जाता है? औ में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात गुण संधि का उदाहरण वृद्धि संधि में चला जाता है, इसलिए ये अपवाद कहलाता है। और जो शब्द बनेगा वो शब्द क्या बन जाता है? अक्षौहिणी। शब्द क्या बनता है?
अक्षौहिणी, कहीं कहीं अक्षौहिणी भी लिखा होगा, चूंकि ना का परिवर्तन ला में हो जाता है। ये एक व्यंजन संधि का सामान्य नियम है। तीसरा उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण है आपका प्र प्लस ऊढ़ावस्था। यहां से ह्रस्व स्वर निकलेगा छोटा आ, यहां से दीर्घ ऊ निकलेगा। दोनों का परिवर्तन ओ में होना चाहिए, लेकिन ये परिवर्तन गुण संधि में ना होकर के वृद्धि में हो जाता है, इसीलिए ये अपवाद है। और शब्द जो आपका बनता है वो शब्द क्या बनता है? शब्द बनता है प्रौढ़ावस्था। जितने भी आपके ये हम अपवाद बता रहे हैं चार, ये चार के चारों वर्तनी और संधि की दृष्टि से महत्वपूर्ण सदैव रहते हैं, एग्जाम चाहे जो भी हो। अगला है अधर प्लस ओष्ठ। यहां से शब्द निकलेगा छोटा आ, यहां से शब्द निकलेगा ओ, दोनों मिलकर के परिवर्तित होने चाहिए अ में, लेकिन परिवर्तित हो किस में जाते हैं? ओ में। और ये शब्द बनता क्या है? शब्द बनता है अधरोष्ठ, जो कि क्या है? एक अपवाद है। तो आपने देखा कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि वृद्धि संधि के उदाहरण होकर के गुण में परिवर्तित हो गए, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि गुण संधि के उदाहरण होकर के वृद्धि संधि में परिवर्तित हो गए, इसीलिए इनको क्या कहा गया? अपवाद कहा गया। अपवाद एक शब्द में पूछा जाता है जो अपने नियम को ना माने, किसी दूसरे नियम का पालन कर ले, वही कहलाता है क्या? अपवाद। तो आपने वृद्धि संधि पढ़ी, आशा करते हैं कि आपको वृद्धि संधि समझ में आई होगी। अगर कहीं कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।